ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 13 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो रेगुलर का करंट अफेयर क्लास होता है उसी का नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। अब देखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 किसने प्रारंभ किया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये रूस के द्वारा, और ये रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। अब बात करें कि ओशन 24 है क्या, ये क्या चीजें हैं? तो जो रूस की सबसे बड़ी 5 नेवी बेड़ा है उसी का ये अभ्यास है, क्योंकि जो रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल है उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो नौसैनिक 5 सबसे बड़े हैं उन्हीं का भी एक अभ्यास था। ये कहाँ पे है? पहला तो प्रशांत महासागर में, दूसरा बाल्टिक सागर में, तीसरा आर्कटिक, चौथा कैस्पियन सागर, चौथा भूमध्य सागर में। और इसके साथ ये विशेष इसलिए बन गया कि रूस के साथ यहाँ पे अन्य कौन शामिल हुआ? रूस और चाइना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नेवी शक्ति प्रदर्शन करना था। और अगर बात करें कि इंडिया और रूस के बीच क्या कोई अभ्यास होता है? जी हाँ, इंदिरा उसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। अब देखेंगे किसके किसके बीच समझौता हुआ और किसके लिए समझौता हुआ, उसका क्या है, इन सबका समझेंगे। हाल ही में किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया गया? तो किसके साथ लॉन्च किया गया? तो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है किसके सहयोग से। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा आई फॉर इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच ये समझौता हुआ। उसके बाद IFB, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और संरचना, इसके लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगा उसी के एक जो ब्रिज के रूप में काम करेगा वो यूके काम करेगा। इंडिया की तरफ से नीति आयोग, यूके की तरफ से सिटी ऑफ लंदन, इन दोनों के बीच सहयोग के लिए इसका समझौता किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? इंडिया जो IFB है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, इसके स्थायी विकास के लिए ब्रिटेन के द्वारा निवेश किया जाएगा, उसी के लिए यह समझौता किया गया। निवेश में जैसे क्या? तो निवेश में जैसे परिवहन सुविधा, बाध सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सभी हेल्प किया जाएगा। नीति आयोग की बात करें, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य योजना बनाना है। पहले इसके जगह पहले योजना आयोग था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च उपग्रह सेंटिनल-2C का संबंध किससे है? अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह सेंटिनल-2C लॉन्च किया गया। ये किसके जगह पर लॉन्च किया गया? तो इसके पहले जो सेंटिनल-2A था उसी के यह रिप्लेस करेगा। तो अब समझना पड़ेगा कि सेंटिनल-2A क्या था, ये क्या काम करता था। तो ये सेंटिनल-2A पृथ्वी पर नजर रखता था। जैसे देखो, पृथ्वी पर नजर दो तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग पृथ्वी पर नजर ऊपर से पृथ्वी की छवि लेने के लिए करते हैं, इमेज लेने के लिए। बट ये क्या करता था? ये पृथ्वी पर नजर रख रहा था, जैसे आपदा के समय, ग्लेशियर के समय पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है उसका ये डेटा इनपुट करता था पृथ्वी के साथ। तो इसका जो कार्यकाल था समाप्त हो गया। इसी की जगह पे अभी हाल ही में सेंटिनल-2C को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो है फ्रांस देश। और किस रॉकेट की सहायता से? उस रॉकेट का नाम है वेगा रॉकेट। किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है? उस कंपनी का नाम है एयरबस द्वारा। समझ गए? अच्छा, ये लॉन्च कहाँ से किया गया? कहाँ से लॉन्च किया गया? एक कौरी, जो कि फ्रेंच गुयाना में है। और ये जो कौरू है ना, ये विश्व का सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग स्थान है। ये सबसे विशेष माना जाता है। अब ये परिक्रमा पृथ्वी की एक बार कितनी मिनट में कर लेगा? कि विशेष बात यह है कि 100 मिनट के अंदर ये पूरी पृथ्वी की एक बार परिक्रमा कर लेगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा पे जो भूकंप के झटके लगते हैं उसके संबंधित डेटा किसने पृथ्वी पर भेजा? तो देखो, चंद्रमा पे अपना एक मिशन सक्सेस हुआ था, उसका नाम था चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 जब चंद्रमा पे लैंड किया था, इसके साथ एक अन्य उपकरण भी भेजा गया था। उस उपकरण का मुख्य कार्य क्या था? उस उपकरण का मुख्य कार्य था कि भूकंप के झटके को पता लगाना। तो चंद्रयान-3 के साथ एक उपकरण भेजा गया था। उस उपकरण का नाम क्या है? ILSA। ये भी क्या था? जिसका मुख्य कार्य क्या था? भूकंप के झटके को पता लगाना। तो अभी हाल ही में इसी के द्वारा 250 प्लस संकेत भेजा गया, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रमा पे भूकंप के झटके आते हैं। समझ गए? चंद्रयान-3 की बात करें तो ये 23 अगस्त को चंद्रमा पे लैंड किया था।
इसका जो रोवर था वो वहाँ पे मूव करने वाला था और लैंडर जो वहाँ पे लैंड किया था। किस रॉकेट की सहायता से इसको भेजा गया था? उस रॉकेट का नाम है LVM-3 और ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था। दुनिया का पहला देश बन गया था सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और दुनिया में अभी तक केवल 5 ही देश चंद्रमा की सतह पहुंच पाए हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान और इंडिया। ठीक है जी। चंद्रयान-3 जब वहाँ पे पहुंचा था तो कुछ विशेष क्वेश्चन जो बनते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये सभी अभी तक उत्तरी ध्रुव पे गए थे। दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ है, अंधेरा है, इसलिए ये लोग नहीं जा पाए। तो पहला एक ऐसा देश इंडिया जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बन गया था। उसके बाद 23 अगस्त जिस दिन वहां पे पहुंचा था उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद जहां पे ये लैंड किया था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैंकिंग से लिया हुआ है। हाल ही में PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो दो चीज, PCAF है क्या और ये पहला भारतीय क्यों बना? तो PCAF का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। किसका पार्टनर? जो कार्बन अकाउंटिंग है उसका, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन को मापन करना, प्रकट करना और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की मदद करना, स्पेशली फाइनेंशियल। तो फाइनेंस में कौन कौन आता है? फाइनेंस में बैंक आती है, वित्तीय संस्थाएं आती हैं और छोटे छोटे जो वित्त से संबंधित संगठन है वो सभी इसमें आते हैं। तो पहला भारतीय बैंक जो इसमें शामिल हुआ उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अभी हाल ही में क्वेश्चन मैंने कराया था कि लक्षद्वीप पर ब्रांच खोलने वाला, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन है? वो है HDFC। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन या समारोह से लिया हुआ है। हाल ही में एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ, इसके हेड होस्ट कौन था, इनसे संबंधित यह क्या है? तो कहाँ पे आयोजन किया गया? भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है। इसका मतलब हुआ कि भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। इस बार कौन सा क्रम था? इस बार ये दूसरे क्रम का था। तो भारत में किसके द्वारा इसका होस्ट किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो वर्तमान मंत्री सबसे युवा मंत्री हैं ये, इनका नाम है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू किस पार्टी के हैं? तो ये TDP के पार्टी के हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। समझ गए। तो ये दूसरे क्रम का था। अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार 2018 में जो कि बीजिंग में चीन की राजधानी में हुआ था। समझ के जी। अब अगर बात करें ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। देखो ये यूपी विशेष इसलिए है क्योंकि स्पेशली अभी यूपी में ही चर्चा में था। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत किसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है शत्रु संपत्ति, तो जो शत्रु का संपत्ति होगा तो देश के परिप्रेक्ष्य में या राज्य के परिप्रेक्ष्य में शत्रु कौन हुए? तो ऐसे भारतीय जो शत्रु देश में चीन, पाकिस्तान में चले गए हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे हैं। कहने का मतलब जो हमारे शत्रु हैं उनकी संपत्ति अगर यहाँ पर है उसकी नीलाम किया जाएगा। तो किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अंतर्गत। समझ गए। तो अब ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जी हैं, इनकी पुरानी संपत्ति अपने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में था। कितना था? 13 बीघा जमीन। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि इसी को नीलाम करने की बात चल रही है। समझ गए। तो किसके तहत? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत। अभी हाल ही में विप्लव शर्मा समिति का जो सुझाव था उसको लागू करने वाला राज्य कौन है? वो है असम। समझ गए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से संबंधित समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष कौन है? नवाब सिंह अध्यक्ष हैं। इन्हीं के नाम से समिति का नाम है चीफ जस्टिस नवाब सिंह समिति। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने BBC से लिया हुआ है। भारत का पहला टील कार्बन का अध्ययन कहां पे किया गया?
अब देखो कार्बन एक अलग होता है, टील कार्बन अलग होता है। तो टील कार्बन क्या होता है? तो टील कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो वेटलैंड से निकलता है। कहाँ से? वेटलैंड से। समझ गए? इसका पहली बार अध्ययन कहाँ पे किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान का एक जिला है। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आपको पता होगा, एक महिला सांसद जो कि बहुत कम एज की थी, 26 साल की दलित एससी महिला थी, जो वहाँ की सांसद बनी है। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम भी है घना पक्षी विहार। और भी ये चर्चा में क्यों रहता है, और भी ये प्रसिद्धि क्यों है, क्योंकि सलीम अली कर्मस्थली है यहाँ पे। किसका? सलीम अली का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लुप्त प्राय कछुआ इंटोटेस्टुआ कहाँ देखा गया? ये जो कछुआ है इंटोटेस्टुआ एलोगेंटा, ये लुप्त प्राय है। अभी हाल ही में कहाँ पे इसको देखा गया? हरियाणा के दमदमा जिले में। समझ के? वैसे दमदमा जिले में हरियाणा में पहली बार देखा गया, क्योंकि जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे इसका मूल जानवर नहीं है, तो फिर भी ये पहली बार देखा गया, इसलिए इसको ये लुप्त प्राय कहते हैं। इसका नाम क्या है? इंडोटेस्टुआ एलोगेंटा, जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप। इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप, एक महाद्वीप से अलग दूसरे महाद्वीप। समझ गए? इसकी विजेता कौन है? सीरिया। कौन विजेता है? सीरिया। उप विजेता कौन है? भारतीय। ये कहाँ पे किया गया? कौन इसका अध्यक्षता किया? होस्ट कौन था? अपना इंडिया ही। इंडिया के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में इसको किया गया। कौन से स्टेडियम में? बाल योगी स्टेडियम। ये कौन सा क्रम था? ये चौथा क्रम था। समझ के? इस पूरे मैच के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड, मैन ऑफ द मैच, किसको दिया गया? तो महमूद अल मवाज, जो कि सीरिया के कप्तान थे। समझ के जी? और एक बात और याद रखना, ये वाला जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप अभी चौथे क्रम का होगा, पहली बार जो हुआ था तब भी ये इंडिया में ही हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। उस बार विजेता कौन था? विन कौन किया था? वो इंडिया। ये क्या है? तो ये अलग अलग महाद्वीप के इसमें फुटबॉल प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।